नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको मालूमात होगा कि पिछले 5 से 6 लेक्चर से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें हुई थी उसके ओरिजिन को लेकर के और उसके एक्सटेंट को लेकर, यानी उसके विस्तार को लेकर। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन और उसके साथ साथ उस दौर में जो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड होते थे उसके बारे में। उसके बाद उसके मेजर साइट्स के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जहाँ जहाँ हुआ है, जिन जिन प्लेसेस पे, उन सारे प्लेसेस के बारे में बातें की थी। और उसके बाद क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में भी बातें हुई थी। और लास्ट में हम लोगों ने बात किया था सेटलमेंट पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के बारे में, यानी उस समय का जो नगर योजना था जिसको आप टाउन प्लानिंग के नाम से जानते हो, उसके बारे में बात करेंगे कि नगर नियोजन प्रणाली किस तरीके से उस दौर में अस्तित्व में थी और कौन कौन सी चीज़ें थी। लोग घर बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते थे उस बनाने के दौरान। तो एक बार आप सिलेबस से मिला लीजिए और आप देख लीजिए, हम लोग यूनिट 1 के तीसरे हिस्से इंडस सिविलाइजेशन में पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है सेटलमेंट पैटर्न, है ना। सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नगरीकरण यदि था तो किस तरीके से था और कौन कौन चीज़ें एग्जिस्ट कर रही। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया आपसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं टाउन प्लानिंग के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो नगर योजना बोला जाता है इसे, है ना। नगर योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो नगर योजना, एक बात आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके बाद जो सिविलाइजेशन आएगी, वैदिक सिविलाइजेशन, वो पूरे तरीके से ग्रामीण सभ्यता होगी। तो नगरीय सभ्यता जब थी तो इसके पास जितने भी चीज़ें मिलेंगी वो एक नगर में होता है। जैसे आधुनिक नगर में, एक आधुनिक टाउन में जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस दौर में हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला नगरीय सभ्यता थी, यह पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद बड़े भवन। ठीक है, आप देखोगे कि बड़े बड़े नगर में जाते हो तो वहाँ पे बड़े बड़े भवन मिलते हैं। उसी तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्पेशली बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते थे। कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्पेशली। उसके साथ साथ लोथल में, कालीबंगा में, और उसके तमाम जगहों पर बड़े बड़े भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय का टाउन प्लानिंग कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, कितना कंसोलिडेटेड होगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से हमें स्नानागार का साक्ष्य मिला है। स्नानागार का मतलब होता है बाथिंग जो रूम होता है, जहाँ पे लोग सामाजिक समूह में, ठीक है, एक समूह में नहाने के लिए जाते थे। और स्नानागार जो था वो पूरी तरीके से पक्की ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, यह पक्की ईंटों का बना हुआ था और स्नानागार के चारों तरफ, ठीक है, वृत्ताकार चबूतरे, आयताकार चबूतरों का निर्माण किया गया था। और उन चबूतरों को निर्माण करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और उसे बहुत ही चिकना एवं चमकदार बनाया गया था। ठीक है, और स्नानागार के जो फर्श होते थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से चिकने होते थे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से हमें अन्नागार का भी प्रमाण मिला है, जिसको धान्य कोठार भी कहा जाता है, यानी कि अनाज को रखने के लिए एक स्पेशल एक बिल्डिंग बनाया गया था जिसको आप बोलते हो अन्नागार। ठीक है, अन्नागार इसलिए बनाया गया था ताकि हड़प्पा सभ्यता में कभी अकाल पड़ जाए या कभी सूखा पड़ जाए तो लोगों को अनाज प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, ताकि वो महामारी से, भूखमरी से वो मर न सकें, उनका जीवन यापन चलता रहे। इसके वजह कर वो लोग एक रिजर्व रखते थे, एक रिजर्व प्लेस था उनका अन्नागार, जहाँ पे वो लोग अनाज को संरक्षित रखते थे ताकि विपरीत परिस्थिति में लोगों की मदद की जा सके। उसके बाद सभागार भी था उस दौर में। ठीक है, सभागार का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक सभा आयोजित करते थे, आपस में बात करते थे। मैंने आपको बताया था कि उस दौर में राजनीतिक स्थिति का जब अध्ययन करते थे तो उस समय में सभागार भी होता था। सभा में वो लोग आपस में अपने सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, व्यापारिक मुद्दों पे एक साथ बैठते थे, विचार करते थे, राय विचार करते थे, संवाद करते थे। इसीलिए वो लोग सभागार का भी निर्माण किए थे।
उसके बाद महाविद्यालय का भी प्रमाण हमें मिलता है। इसके साथ साथ पुरोहित के आवास का भी प्रमाण मिलता है। यानी उस दौर में धार्मिक क्रियाकलाप भी हो रहे थे और शैक्षणिक क्रियाकलाप भी हो रहे थे। यानी उस दौर के लोग पढ़े लिखे थे, महाविद्यालय में कॉलेजेज में पढ़ने के लिए जाते थे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं और तीसरा पॉइंट है कि उस दौर में जो घर बनाया जा रहा था, ठीक है, उस दौर में जो भी घर बनाए जा रहे थे वो दो तरीके के थे। ठीक है, पहला घर पश्चिमी टीले पे बनाया जाता था, दूसरा घर पूर्वी टीले पे। तो पश्चिमी टीले पे जो घर बनाया जाता था उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया जाता था, यानी उसका दुर्गीकरण किया जाता था। यानी मान लो किसी एक बिल्डिंग का आप निर्माण किए तो उसके चारों तरफ जो आप किलेबंदी करते हो उसी को दुर्गीकरण कहा जाता है। तो पश्चिमी टीला में जो भी घर होता था वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे और उस दौर के जो शासक वर्ग थे वो सारे के सारे पश्चिमी टीले में निवास करते थे। उसके साथ साथ पूर्वी टीले पे जो मकान बनते थे वह नीचे की ओर होते थे। यह इसके बहुत बड़ा मंजिला नहीं होता था इसमें, और इसमें एक घर में, ठीक है, एक ही रूम में 10-12 आदमी को रहने का प्रमाण भी मिला है। तो पूर्वी टीला में जो लोग रह रहे थे वो श्रमिक वर्ग था, ठीक है, सामान्य वर्ग रहते थे। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का शासक वर्ग या प्रशासनिक वर्ग पश्चिमी टीले में रहता था या पूर्वी टीले में, तो आप बोलोगे कि प्रशासनिक लोग पश्चिमी टीले में रहते थे और जो श्रमिक वर्ग था, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, सामान्य वर्ग जो था वह रहता था पूर्वी टीले में। क्लियर है। उसके बाद आते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट का, और कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, यहाँ एम का अर्थ मोहनजोदड़ो है और एच का अर्थ हड़प्पा है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो भी मकान मिला है, एक एक मकान के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया है। कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं मिला है जिसके चारों तरफ दुर्गीकरण नहीं किया गया हो। उसके बाद अगला पॉइंट है पक्की ईंटों का प्रयोग। आप देखोगे कि मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं वहाँ पे फर्श के निर्माण के लिए, मकान के निर्माण के लिए, स्नानागार के लिए, अन्नागार के निर्माण के लिए, कॉलेजेस के निर्माण के लिए, वो सभी जगहों पे पक्की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे कच्ची ईंट का प्रयोग करने का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो अपवाद के रूप में आप उसे याद रखिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं लोथल। ठीक है, लोथल में एक बस्ती का प्रमाण मिला है और वह बस्ती पूरे तरीके से आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। उसके बाद कालीबंगा से कच्ची ईंट का प्रयोग करने का प्रमाण, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो ईंट का प्रयोग किया जा रहा था उस दौर में, जो स्नानागार बनाने के लिए, स्कूल कॉलेजेस जितने भी चीज़ें थी उन सभी को बनाने के लिए, तो वह एल आकार का ईंट होता था। एल आकार का याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया जाता था वो उनका साइज या उनका शेप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के किस अक्षर के समान होता था, तो एल अक्षर के समान होता था। और उनका जो रेशियो था वो उनका लंबाई 4 फीट होता था, ऊंचाई 2 फीट होता था, चौड़ाई 2 फीट होता था और ऊंचाई 1 फीट होता था। ईंट का यह रेशियो था 4:2:1। याद रखिएगा, एक बार इससे सवाल पूछा गया है। और अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा फर्श। फर्श को बनाने के 3 तरीके थे, या तो पक्की ईंट से लोग फर्श बनाते थे, या फिर कच्ची ईंट का प्रयोग करके फर्श बनाते थे, या फिर मिट्टी को कूच करके। ठीक है, आपको पता होगा जब आपके घर में आपके यहाँ घर बन रहा होगा तो नीचे का जो समतल ज़मीन होता है उसको कूचने के लिए एक थर्मस का, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो उस दौर में भी, ठीक है, उसी समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मिट्टी को कूच करके। ठीक है, मिट्टी को कूच करके आप फर्श को समतल करते हो। यानी फर्श को बनाने के 3 तरीके थे, कच्चे मिट्टी का प्रयोग कीजिए, या पक्की मिट्टी का प्रयोग कीजिए, या फिर मिट्टी को कूच करके फर्श को समतल बनाइए। तो यह 3 तरीके थे। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। फर्श को चिकना करने के लिए, मजबूत करने के लिए चूना एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। चूना एवं जिप्सम, इसके साथ साथ गारे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका प्रयोग भी स्नानागार में किया गया है। तो गारे प्लस चूना प्लस जिप्सम, यह 3 चीज़ों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग कर रहे थे। उसके बाद जो वहाँ पे नाले होते थे, बड़े बड़े नाले होते थे, आप देखते होगे अभी भी हमारे यहाँ जल निकासी व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था है वह बहुत ही शानदार है। वैसा आज तक भारत में अभी भी नहीं हुआ है। आप देखोगे उसी समय मैन होल का जो कॉन्सेप्ट आज आप चलता है आपके नगर में, आपके शहर में, यह कॉन्सेप्ट बहुत पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ईजाद किया था। तो उस समय बड़े बड़े मैन होल का प्रमाण मिलता है, बड़े बड़े मानव छिद्र हैं, बड़े बड़े नाले हैं, और नाले भी एक दूसरे
लेकर समकोण पे काटते हैं, ठीक है। तो जो भी गार्बेज मटेरियल्स होते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, वो सारे को नाले के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था, नगर के बाहर। उसके बाद जल निकासी व्यवस्था इनका बहुत स्ट्रांग था, ये मैंने बताया। उसके बाद सड़कें जो थी इनके, जब ये लोग सड़क का निर्माण करते थे तो बहुत एकदम वेल प्लान्ड था इनका टाउन प्लानिंग सिस्टम, क्योंकि इनके जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कितने डिग्री के एंगल पे काटती थी, तो 90 डिग्री के एंगल पे समकोण पे काटती थी एक दूसरे को। और उसके बाद यहाँ के जो मकान बनाया जाता था उसमें खिड़कियों को ऊंचा स्तर पे बनाया जाता। जैसे आप अभी भी पुराने बिल्डिंग्स देखोगे, जैसे आप ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ चल करके आए तो उन्होंने जिन जिन बिल्डिंग्स का निर्माण किया है उसमें खिड़कियाँ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ताकि खिड़कियों के माध्यम से कोई गार्बेज मटेरियल, कोई गंदगी ना पहुँच सके और हवा ज़्यादा से ज़्यादा प्योर पहुँच सके। उसके अलावा दरवाज़ा जो होता था उस समय के मकान का, वह गली में खुलता था, ठीक है, मेन सड़क की ओर नहीं खुलता था। अब आप देखो कि हमारे यहाँ रिवाज चला है मेन सड़क की ओर दरवाज़ा खोलने का, ठीक है, लेकिन वो लोग कितने डेवलप्ड थे, वो लोग अपना दिमाग लगाते थे, साइंटिफिक अप्रोच लगाते थे कि नहीं, मेन सड़क की तरफ दरवाज़ा नहीं खोलना है, चूँकि गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, लोग चलते थे तो प्रदूषण आता था। गाड़ी कहने का अर्थ यहाँ पर मोटर कार वगैरह नहीं है, वो सब आप मत सोच लीजिएगा, ठीक है। गाड़ी कहने का मतलब जो बैलगाड़ी वगैरह या फिर घोड़े वगैरह चलते थे, जिनका उपयोग ये लोग इस्तेमाल करते थे व्यापार करने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। इसीलिए लोग मेन सड़क की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ अपना मुख्य दरवाज़ा कभी भी नहीं खोलते थे। इनका मेन जो दरवाज़ा होता था वह गली की ओर खुलता था, गली में खुलता था। लेकिन छोटे जो दरवाजे होते थे जो टेम्प्ररी बेसिस पे बनाए जाते थे, उनको ये लोग मेन सड़क की ओर भी खोलते थे। यानी कि कई तरह के दरवाजे एक मकान में मिले हैं। उसके बाद कुआं का प्रयोग, ठीक है, ये लोग पानी पीने के लिए कुएं के जल का इस्तेमाल करते थे। चापाकल का प्रमाण नहीं मिला है, ये लोग कुआं का पानी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद निकास प्रणाली, यह तो मैंने बता दिया। तो यह तमाम चीज़ें जो थी यह बताती है, इन सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हो तो पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का टाउन प्लान कितना कंसोलिडेटेड था, कितना डेवलप्ड था। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, उस पर बात करते हैं कि उस समय जब लोग मरते थे तो मरने के बाद उनके लाश के साथ, उनके शव के साथ किस प्रक्रिया के तहत उनका दफन किया जाता था। तो आप देखोगे कि उस दौर में 3 तरह की प्रथा चलती है, ठीक है, शव को दफनाने का, ठीक है, 3 तरह का प्रथा चलता है शव को दफनाने का। एक को बोलते हैं पूर्ण शवाधान, दूसरे को बोलते हैं आंशिक शवाधान और तीसरे को बोलते हैं दाह संस्कार पद्धति, जिसको कलश शवाधान भी कहा जाता है। अब मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा क्या होता था, आप लिख लीजिएगा। पूर्ण शवाधान में क्या किया जाता था, मानव को मरने के बाद उसका सर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर करके उसको लिटा दिया जाता था। उसके बाद उसके हाथ को मोड़कर पीछे ऐसे कर दिया जाता था और घुटने को मोड़ दिया जाता था और उसके बाद उसे कब्र के अंदर रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर दफना दिया जाता था। यानी उसे उस पद्धति को पूर्ण शवाधान पद्धति कहा गया है। उसके बाद दूसरा पद्धति है आंशिक शवाधान। आंशिक का अर्थ है उसके छोटे पार्ट को, ठीक है, उसके कुछ हिस्सों को दफनाना, ठीक है, इसीलिए इसका नाम आंशिक शवाधान पड़ा है। इसमें क्या किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जब मरता था तो उसके लाश को, उसके शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था और कुछ दिन तक चील, कौवे, कुत्ते उसके मांस को खा लेते थे। उसके बाद उनका जो बचा खुचा हड्डी का अवशेष होता था उसे कलश में बंद करके सीधा दफना दिया जाता था, कब्र के अंदर रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दिया जाता था। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया थी, उसका नाम है दाह संस्कार, इसको कलश शवाधान भी कहते हैं। तो दाह संस्कार यानी कलश शवाधान जो है बेसिकली बच्चों के लिए किया जाता था, ठीक है, बच्चों के लिए बड़े बड़े कब्र नहीं खोदे जाते थे, बच्चों के लाश को कलश में डाल करके सीधा दफना दिया जाता था। उसके साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी कलश शवाधान की प्रक्रिया थी। उसके लिए क्या था कि जब वो लोग मर जाते थे उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया जाता था खुले मैदान में। उसके बाद उनके लाश को लाकर, उनके हड्डी के अवशेष को लाकर कलश में डालकर, ठीक है, यह पद्धति अभी भी हमारे यहाँ चलती है। कलश में डालकर हड्डी को हम लोग गंगा नदी में डालने जाते हैं। तो यह सिस्टम हमारे यहाँ उसी समय से चलता आ रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, कलश में हड्डी को डालकर कब्र के अंदर रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर ढक देते थे और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। उसके बाद लाश के साथ उस लोग कब्र के साथ साथ, ठीक है, वहाँ पे प्रमाण मिला है कि कब्र जो है कई तरह के कब्र ईंट का बना हुआ मिला है, ठीक है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए। मानव के साथ साथ उसका प्यारा वस्तु का दफन किया जाता था। यह इस समय एक पद्धति प्रचलित थी कि जिस वस्तु से व्यक्ति प्यार करता था उसके मरने के बाद उसको उन चीज़ों को उसके साथ डाल दिया जाता था, चाहे उसके खाने की वस्तु हो या उसके साथ मान लीजिए उसका प्यारा सा
कुत्ता हो तो प्यारा सा कुत्ते का भी दफन कर दिया जाता था उसके साथ, या फिर वो किसी चीज़ का आदी हो, कलम का, लिखने का, पढ़ने का, किताब का या फिर खाने का, तो वो सारा सामान उसके साथ उसके कब्र में डाल दिया जाता था। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण मिला है मानव के साथ स्त्री का दफन करने का भी, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी हमारे पास साक्ष्य मिला है लोथल से। यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पे हमने इसके बारे में बताया था। उसके बाद 3 तरीके थे दफनाने के, ये मैंने बता दिए। तो टोटल यही था आज का टाउन प्लानिंग के बारे में। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और बाकी वीडियोज़ को यदि आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत का इतिहास। वहाँ पे मैंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक लेक्चर को शामिल किया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से करके अंतिम तक शामिल कर दिया। इसलिए आप जाकर वहाँ से एक एक लेक्चर को बारी बारी से देख लीजिएगा और अच्छे से ढंग से एक प्यारा सा सुंदर सा साफ हैंड राइटिंग में एक नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में, ठीक है, आपको रिविज़न करने में सुविधा हो सके। कोशिश कीजिएगा कि आपका नोट्स डिस्क्रिप्टिव वे में बने, ऑब्जेक्टिव वे में कभी भी नोट्स नहीं बनाइएगा। और उसके साथ साथ जो जो चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूं, जैसे मैंने स्टोन एज खत्म किया है, सोर्सेज खत्म किया है, उसके बाद इंडस एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म किया है, तो आप इन तीनों चैप्टर से आप सवाल बनाकर देखिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नेट का, यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन तीनों चैप्टर को या फिर हड़प्पा सभ्यता का टोटल वीडियोज़ देख लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए। उसके बाद उससे जितने भी सवाल पूछे गए उस चैप्टर से किसी भी एग्जामिनेशन में आप लाइए और आप उसको बनाकर देखिए कितना फ़ायदा आपको हुआ है, आप कितना बना पाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।